नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम का सबको इंतजार था। 4 राज्यों के परिणाम लगभग आ ही चुके हैं। मिजोरम के वोटों की गिनती आज की जाएगी, लेकिन इन 4 राज्यों में को लेकर के ही काफ़ी गहमा गहमी थी। लोगों को बड़ा इंतजार था। 2024 के लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में भी इसको माना जा रहा था। कुछ लोग मान करके चल रहे थे कि इसी से रिफ्लेक्शन होगा, इसी से पता चलेगा कि 2024 में क्या हो सकता है। तो वास्तव में ये पता चल गया है और लगभग ये संकेत मिल गए हैं कि 2024 में अब क्या होने वाला है। इन चुनाव परिणामों की चर्चा करेंगे, इसी का विश्लेषण आज के हम इस एपिसोड में करेंगे। परिणाम आपको पता ही है कि 3 जगहों पर, यानी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, इन तीनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छे अंतर से मेजॉरिटी उसको हासिल हो रही है और वो सरकार बनाने जा रही है। दक्षिण भारत का एक राज्य है तेलंगाना, और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी जीत हासिल हुई। 2 बार लगातार वहाँ भारत राष्ट्र समिति, जिसका नाम पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति था, तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपना नाम बदल लिया था कि वो भारत राष्ट्र समिति, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अब आने वाले थे। 2 बार लगातार तेलंगाना में सरकार बना चुके थे, तो उनको लगा हमको अब राष्ट्रीय परिदृश्य में जाना चाहिए, लेकिन इस बार उनको तेलंगाना से भी हाथ धोना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने वहाँ अच्छे बहुमत के साथ वहाँ अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन ये तो उसके खाते में एक बड़ी उपलब्धि आई, लेकिन 2 राज्यों की सरकार उसके हाथ से निकल गई। इनमें एक राजस्थान है और दूसरा है छत्तीसगढ़। राजस्थान में पिछले कई साल से ये ट्रेंड रहा है कि उसमें एक बार भाजपा की सरकार रहती है, एक बार कांग्रेस की सरकार। यद्यपि इस बार ये माना जा रहा था कि बहुत क्लोज फाइट है, बहुत ही तगड़ी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में। इस बार हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी वो ट्रेंड तोड़ दे, वो परंपरा, जो ट्रेडिशन है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उसको तोड़ते हुए वो रिपीट कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां भी बहुत ही क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी आई। कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा जहां आश्वस्त थी, छत्तीसगढ़ को लेकर के वो आश्वस्त थी कि वहां उसका बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। उसने गरीब तबके के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए बहुत सारा काम किया है। यद्यपि आदिवासी समुदाय उससे बहुत नाराज़ भी था, लेकिन शायद उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं गया। क्यों नहीं गया, कैसे नहीं गया, या किस तरीके से उस नाराज़गी को उसने टैकल किया, इस पर वो मंथन कर पा रही थी या नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसको ये पता था कि वो चुनाव जीत जाएगी और रिपीट कर जाएगी, और बहुत से लोग ये मान करके चल रहे थे। यहाँ तक कि जो एग्जिट पोल्स भी आए, वो भी छत्तीसगढ़ को बिल्कुल क्लियर कट मेजॉरिटी दे रहे थे, यानी वहाँ पर सरकार बनवा रहे थे कांग्रेस पार्टी की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पर हार गई। ये आश्चर्य की बात थी। बहुत सारे जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको भी लगा कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा जो आश्वस्त थी, जिसको लेकर के उसकी बड़ी उम्मीदें थी, और 2018 के चुनाव में भी वहाँ पर जीती थी, लेकिन बाद में 18 महीने की ही सरकार चला पाई। पार्टी के भीतर तोड़फोड़ हो गई और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी ने फिर से सरकार बना ली। वहाँ उसको पता था कि एंटी इनकम्बेंसी है, लगातार 2 दशक होने जा रहा है बीजेपी की सरकार को। ऐसी स्थिति में इस बार सरकार जो है कांग्रेस पार्टी बना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम वहां पर आए। बहुत ही शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर किया और 160 से ज़्यादा सीटें वो जीत गई है। कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा यहाँ से निराशा हुई, चूँकि उसकी उम्मीदें वहाँ से टिकी हुई थी। बहुत उसको उम्मीद थी कि यहाँ पर उसकी सरकार बन जाएगी। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी ये सोच करके चल रही थी कि इन 4 में से चारों नहीं तो कम से कम 3 स्टेट में तो उसकी सरकार बनेगी ही बनेगी। राजस्थान को लेकर के वो बहुत आशान्वित नहीं थी, लेकिन राजस्थान में उसका तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन रहा। तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही निराशाजनक परिणाम रहे। भले ही तेलंगाना में उसको जीत हासिल हुई और अच्छी जीत हासिल हुई, इससे वो प्रोत्साहित हो सकती है, पूरी तरीके से हतोत्साहित नहीं होगी, लेकिन उत्तर भारत में एक तरह से ये लगभग उसके सफाए की ओर का रास्ता तय हुआ। अब इन परिस्थितियों में अब इसका मैसेज क्या है कि किस तरह से इसको 2024 के लोकसभा चुनाव के रूप में देखा जाएगा।
निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव दक्षिण भारत में कम है। हालांकि 2019 में उसको तेलंगाना और कर्नाटक यानी जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वहां से कुल मिलाकर के उसको 29 सीटें मिली थी, लेकिन फिर भी वो ये मान करके चलती है कि वहाँ उसका प्रभाव कम है और उत्तर भारत के राज्यों में ज़्यादा उसका प्रभाव है। तो वहाँ इस बार ये भी दिखा दिया कि विधानसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन के साथ वो सरकार बनाने जा रही है इन तीनों राज्यों में। और तो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है, नरेंद्र मोदी का प्रभाव है, वो कम नहीं हुआ है उत्तर भारत के राज्यों में। दक्षिण भारत के राज्यों में कम हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपना प्रभाव बढ़ाने की लगातार कोशिश भले कर रही है, लेकिन उसको भी अंदर से ये मालूम है कि हम वहाँ इतनी तेज़ी से अभी जाने में, अपना प्रभाव बढ़ाने में वहाँ सफल नहीं होंगे। तो ये तो बहुत ही क्लियर कट बात है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में कांग्रेस पार्टी अकेले असमर्थ है। और कांग्रेस पार्टी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपने गठबंधन के सहयोगियों को बिल्कुल इग्नोर किया और ये मैसेज दिया, या उसका जो कह लीजिए कि जो बिल्कुल अति आत्मविश्वास था, ओवर कॉन्फिडेंस था, वो उसको ले डूबा। कई सारे फैक्टर्स हैं इन तीनों राज्यों में। छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया जाए, छत्तीसगढ़ में थोड़ी कनेक्टिविटी बेहतर थी और तेलंगाना में, नहीं तो राजस्थान और मध्य प्रदेश इन दोनों जगहों पर आला कमान के साथ स्थानीय नेतृत्व की कनेक्टिविटी बहुत ही खराब थी। आला कमान कुछ कह रहा है, स्थानीय नेतृत्व कुछ कर रहा है, टिकट कैसे बांटे जा रहे हैं, कैंपेन कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर के बिल्कुल मतभेद सामने दिखाई पड़ रहे थे। आने वाले दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी ने उसको मैसेज दिया है और उसने जो अपने सहयोगियों के साथ कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो उसके लिए आगे बहुत उम्मीदों भरे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही बिल्कुल अलग तरीके से इन चारों राज्यों में, खासतौर से इन तीनों राज्यों में चुनाव की अपनी रणनीति बनाई। मिजोरम में वहां के मुख्यमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी सहयोगी पार्टी है, वो एनडीए में शामिल है, लेकिन मणिपुर की घटना को देखते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री को हमारे राज्य में कैंपेन करने नहीं आना चाहिए और अगर वो आएंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे। इसके बावजूद इन तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस को सामने रख करके विधानसभा चुनाव लड़ा, मोदी की गारंटी के रूप में चुनाव लड़ा। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ थी भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है, बहुत सारे आरोप हैं, हो सकता है उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव न जीत जाए। तो उन्होंने इन तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, फेस रखा कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही यहाँ पर फेस होंगे, इन्हीं के नाम पर वोट दीजिए। कई केंद्रीय मंत्रियों को भी उतार दिया गया चुनाव लड़ने के लिए तीनों ही राज्यों में, और ये लगा कि अगर हारेंगे तो ये पूरा का पूरा ब्लेम नरेंद्र मोदी पे जाएगा, और जाता भी, और जीत गए हैं तो अब श्रेय भी जाएगा। लेकिन ये चाहे अब आत्मविश्वास कहिए और चाहे कुछ भी कहिए, उन्होंने, या फिर कहिए कि इसको एक बहुत बड़ा दांव खेला कि अगर हार जाते तो उसकी आलोचना भी झेलनी पड़ती और उसकी जो डिस्क्रेडिट होती है वो भी उनको मिलती, लेकिन जीत गए तो अंत भला तो सब भला। अब इस पर जीतने के बाद, और ये जो दांव खेला गया था, ये दांव केवल इस विधानसभा चुनाव के लिए नहीं खेला गया था। भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक जो सेकंड लीडरशिप की बात होती है, या ये होता है कि इनके बाद कौन, नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा, या फिर उनके अलावा भी कोई नेता है या नहीं है, तो इससे ये भी साफ हो गया कि करीब 10 साल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा उनके कद का नेता नहीं है। जो विकल्प की बात होती है कि नरेंद्र मोदी का विकल्प क्या है, तो विरोधी पार्टियों के पास तो भाजपा बात करती है, बीजेपी ने भी ये साबित कर दिया है कि अभी तक नरेंद्र मोदी का विकल्प उनकी पार्टी में भी कोई दूसरा नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को ये बहुत बड़ा संदेश है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये माना जा रहा था कि कई बहुत वरिष्ठ नेता जो हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी मंत्री हैं, उनके भी टिकट काटे जा सकते हैं।
तो ऐसा लगा कि शायद इसको लेकर के पार्टी के भीतर कुछ मतभेद उभर करके सामने आए या कुछ बगावत के स्वर सुनाई दें। लेकिन अब इन 4 राज्यों के, ये जो 3 राज्यों में बीजेपी को सफलता हासिल हुई है, इसके बाद ये बिल्कुल नहीं लगता है कि अब आला कमान यानी नरेंद्र मोदी पार्टी में जो भी फैसला लेंगे, चाहे वो इन राज्यों में मुख्यमंत्री तय करने का हो, चाहे आने वाले दिनों में किसी मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला हो, लगता है कि इसके विरोध में अब कोई नहीं जाएगा और उस हर व्यक्ति को, हर नेता को आला कमान का फैसला मानना होगा। तो यहां एक तरफ जो बीजेपी ने एक संदेश या विपक्ष के नेताओं को दिया है कि उनके टक्कर में कोई नहीं है, वहीं उन्होंने अपनी पार्टी को भी ये संदेश दिया है कि अभी भी भले ही लगातार 2 बार वो केंद्र में सरकार बना चुके हैं और वो उनकी भी उम्र अब 70 साल के ऊपर हो रही है, बावजूद इसके न तो वो अभी पद छोड़ने वाले हैं या अपना कोई सक्सेसर या अपना कोई उत्तराधिकारी बनाने वाले हैं, और न ही कोई उत्तराधिकारी बनने लायक अभी भारतीय जनता पार्टी में है, और न ही उनके फैसलों को चुनौती देने वाला कोई है। यानी ब्रांड मोदी आगे भी अभी वैसे का वैसे ही बना रहेगा।